दोस्तों, हमारे देश के अंदर में ऐसे-ऐसे लोग रहे हैं, जो कि बहुत ही गरीब तबके के रहे हैं, बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से रहे हैं और वो भारत की जितनी संस्था हैं, उसके सर्वोच्च पद तक पहुँचे हैं और उन्हीं में से एक भारत के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जो कि बहुत ही गरीब ज़्यादा गरीब फैमिली से आते थे और वो शीर्ष पद तक पहुँचे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चपरासी की नौकरी से की थी। उसके बाद वो क्लर्क बने, साथ में कानून की पढ़ाई की और उनके पिता जो थे, वो अनाथालय में बड़े हुए थे। मतलब जो जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जिनका हाँ, आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, उनके पिता भी अनाथालय के अंदर ही पले-बड़े थे और वो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के बल पर सुप्रीम कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस बने थे। खुद की उनकी मेहनत रही, किसी का सहयोग नहीं, कुछ नहीं क्योंकि पिता भी उनके जो थे वो अनाथालय में पले-बड़े थे और उनके कई फैसले आज मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं लोगों के सामने और उनका नाम था सरोज होमी कपाडिया। यस, सरोज होमी कपाडिया साहब हमारे 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनका जन्म देश की आज़ादी के 6 हफ्ते बाद यानी सितंबर 1947 को मुंबई में हुआ था और जब वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो आज़ाद भारत में पैदा होने वाले सीजेआई भी थे। मतलब जब वो सीजेआई बने थे, तब वो पहले सीजेआई थे जो कि आज़ाद भारत के अंदर बने थे। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से स्नातक किया था, ग्रेजुएशन किया था और अपना करियर जो 4th क्लास का एम्प्लॉय होता है मतलब चपरासी, उससे शुरू किया था उन्होंने। फिर वो मुंबई के वकील के दफ्तर में लॉ की क्लर्क बन गए थे। जो वकील होते हैं, उनके साथ में उनके बहुत सारा स्टाफ होता है, उसमें कुछ क्लर्क भी होते हैं और कुछ उनके साथ चपरासी होते हैं। तो उन्होंने अपना एक चपरासी के रूप में कार्य किया। फिर मुंबई वकील के एक दफ्तर में लॉ क्लर्क बन गए वो और बाद में फिरोज दमानिया के साथ काम किया, जो कि बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बड़े फायर ब्रांड श्रम के वकील थे और बॉम्बे के प्रतिष्ठित पारसियों के विपरीत उनके पिता सूरत के एक अनाथालय में पले बड़े थे। देखिए, बॉम्बे में जितने भी पारसी लोग रहते हैं, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से उनके फैमिली बैकग्राउंड या उनकी खुद की पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन ये जो थे इनके पिता अनाथालय के अंदर में पले-बड़े थे और ये इन्होंने अपना जीवन देखिए कहाँ से शुरू किया। एक मामूली रक्षा क्लर्क के रूप में काम किया था। इनके जो पिता थे, अनाथालय में पले-बड़े और फिर उन्होंने एक बहुत मामूली सा रक्षा क्लर्क होता जो डिफेंस सर्विसेज़ के अंदर था, उससे अपना कार्य शुरू किया और इनकी माँ जो थी केटी, एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी वो और परिवार का गुज़ारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। युवा सरोज ने तय कर लिया था कि वो अपना भाग्य खुद बनाएँगे, खुद मेहनत करेंगे और उस लेवल तक पहुँचेंगे। वो एक्चुअली जज बनना चाहते थे शुरू से और शुरू से ही उनकी दिलचस्पी कानून से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, उनके साथ रहती थी। तो उनका बचपन से सपना था कि वो किसी भी तरह से करके जज बने। कपड़िया के क्लर्क से वकील बनने और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनने की भी एक कहानी है, जो कहती है कि अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में कैलिबर है, तो और मेहनत करने का मादा है, दृढ़ इच्छा शक्ति शक्ति है, तो आप कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आपके लिए रुकावट नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक मौके पर भाषण में कहा भी था कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मैंने अपना जो नौकरी थी सबसे पहले, वो एक 4th क्लास एम्प्लॉय के रूप में शुरू की थी और मेरे पास में मेरी सिर्फ एक जो संपत्ति है, वो मेरी ईमानदारी है। ये कपड़े साहब ने कहा था और उसके बाद में कपाडिया साहब 23 मार्च 1993 को बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 5 अगस्त 2003 को उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने और 18 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने। 12 मई 2010 को उन्हें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई और 29 सितंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। कपाड़िया साहब जो थे बहुत ही कट्टर पारसी थे। वो बौद्ध और हिंदू दर्शन में रुचि रखते थे, मतलब इसमें भी उनका हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर में उनकी रुचि थी। और वो लगातार फ्रिक्वेंटली वो कोलकाता में बेलूर मठ में जाते थे। उन्होंने ध्यान सीखा, रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी उन्होंने सब कुछ पढ़ा। और 4 जनवरी 2016 को मुंबई में उनका निधन हो गया। अब वो करते क्या थे? जब शुरू में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए चपरासी, इन्होंने करियर की शुरुआत में मुंबई में बहराम जी जीजी भाई के साथ ग्रेड 4 कर्मचारी के रूप में अपनी नौकरी स्टार्ट की थी, चपरासी के रूप में। उनका मुख्य काम होता था कि वकीलों तक मुकदमों का ब्रीफ पहुंचाना। जो भी उनके ब्रीफ होते थे, मुकदमे में फाइलें होती उसको पहुंचाते थे। बहराम जी जीजी भाई बॉम्बे में 7 गांवों के मालिक थे जिनके साथ ये काम करते थे। उनके पास बहुत सारा भू राजस्व था और इसी के चलते इस जो उनके पास इतनी सारी भूमि थी उसी को चलते बहुत सारे मुकदमे अदालतों में उनके चलते रहते थे। और उन मामलों को गैगरेट एंड कंपनी द्वारा संभाला जाता है। कंपनी होती थी उस टाइम पर, एक इसकी लॉ कमीशन लॉ कंपनी थी जिसका नाम था गगरेट। वो गगरेट कंपनी इनके मामलों को संभालती थी। जहां एक युवा वकील थे रत्नाकर डी सुलाखे, वो काम करते थे। सुलाखे भी बाद में बड़े पदों तक पहुंचे। उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि सरोज हमारे दफ्तर में अक्सर आते थे। इस तरह मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। उन्हें कानून में गहरी दिलचस्पी थी। मैंने उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इंटरेस्ट देखा लॉ के अंदर में, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी है आप मेहनत कीजिए और आप इस फील्ड में आइए, इसकी पढ़ाई कीजिए। चतुर्थ श्रेणी का काम करते हुए कपाड़िया ने कानून की पढ़ाई शुरू की। इस बीच में वो पढ़ाई करते हुए क्लर्क बने। जब वो लॉ के ग्रेजुएट हो गए, जब उन्होंने लॉ पढ़ लिया तो एक बार में दाखिला लिया। एक लॉ बार होती है जिसमें वकीलों के वो होते हैं, उसमें उन्होंने दाखिला लिया। उस समय तक उन्हें जमीन और राज्य से जुड़े जितने मामले होते थे उसकी गहरी समझ हो गई और उन्होंने ऐसे मामले लड़ने शुरू कर दिए। कोर्ट के अंदर में केस चालू कर दिए लड़ने। एक जूनियर वकील के तौर पर वो बहुत तैयारी करते थे। बहस भी की क्षमता में उनके गजब की होती थी, जिसने उन्हें चर्चित कर दिया, सभी जगह फेमस कर दिया। वे फिरोज दमानिया नाम के एक ऐसे सीनियर वकील के साथ जुड़ गए जो तब गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के पक्षकार माने जाते थे। और उन्होंने एक बार हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लॉ एसोसिएशन के सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट करने का जो उनके पास में निमंत्रण आया तो उसको इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह उनका सुप्रीम कोर्ट में काम करने का दिन था। सीजीआई के रूप में पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उन्होंने आधे घंटे में 39 मामलों का निस्तारण किया था, निपटाए थे मामले। कपड़े साहब शायद कभी छुट्टी लेते। जो आज के सीजीआई हैं भारत के, उनको तो छुट्टी का एक बहाना चाहिए। वो ऐसे नहीं थे जिस तरह कपड़े साहब हैं। आज के सीजीआई को सिर्फ जितने भी सीजीआई बने हैं उनके बाद में उनको सिर्फ छुट्टियां चाहिए और कम से कम मामलों को निस्तारण करना चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जिसमें सिर्फ वो फेमस होते रहें, केस निपटें या ना निपटें। जब कपाड़िया साहब बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने थे तो वे हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर कोर्ट नंबर 3 में बैठते थे, जिससे कई लोग हैरान हो जाते थे क्योंकि जजों की सीनियरिटी बढ़ने के साथ ही कोर्ट हाउस में बिल्डिंग में ऊपर चले जाते। मतलब जूनियर जज होते थे वो नीचे बैठते थे और सीनियर ऊपर होते चले ऊपर के फ्लोर में जाते थे। कपाड़िया ने बाद में इसका एक रहस्य बताया कि वो क्यों ऐसा करते हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में निम्न श्रेणी के रूप के कर्मचारी के रूप में उन्होंने कार्य किया था और रोज ही अदालत में वकीलों के पास उनका आना जाना होता था। तब वे न्यायालय के पास फाउंटेन क्षेत्र में बैठकर अपना दोपहर का भोजन करते थे और ये उनको सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह लगती थी। 3 सालों तक वे दोपहर के भोजन में अक्सर भुने हुए चने ही खाते थे। जिस जगह पर वो दोपहर का भोजन खाते थे वो जगह उनके कोड नंबर 3 से साफ नजर आती। देखिए इस व्यक्ति की सोच देखिए कि ये
जज बनने के बाद भी भूले नहीं थे अपने अतीत को। वो जगह को देखते थे वहां से बैठ करके जहां पर वो एक टाइम पर दोपहर में लंच की जगह अपना सिर्फ भुने हुए चने खाते थे। आज का कौन जज ऐसा है जो कि इस तरह का बर्ताव करता है? उनका एक फैसला बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा। 3 मार्च 2011 को कपाड़िया के अध्यक्ष वाली 3 सदस्य पीठ ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी चिदम्बरम और विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जो असहमति वाले थे वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई मुख्य सतर्कता आयुक्त पोलायन जोसेफ थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया। इस फैसले से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी उस टाइम की जो सरकार थी, और सरकार को काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी। मनमोहन सिंह को अपनी नियुक्ति में गलती स्वीकार करनी पड़ी थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई फैसले सुनाए थे। ये कहानी है उस जज की, उस सीजीआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिसका मुकाबला ना तो उसके पहले और ना ही उसके बाद आज तक कोई भी सीजीआई कर पाया है। उनकी ईमानदारी, उनका अपने कार्य के प्रति रुझान शायद ही किसी में हो। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।